पाकिस्तान ऐसा कह रहा था कि आप लड़ाइयाँ करो, हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। जो सिख खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे थे उन लोगों को भी मारा जा रहा था और ये खालिस्तानी लोग इसी बात का फायदा उठा रहे थे। और तब इंदिरा गांधी का ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू हुआ, जिसमें उन अलगाववादियों को जान से मार दिया गया। मैं एक बार फिर कहूँगा, इसमें केवल और केवल हिंदू नहीं थे, हिंदू के साथ साथ सिख भी शामिल थे जिनको मारा जाता था। इंदिरा गांधी किसी मीटिंग के लिए जा रही थी, लेकिन उनके ही दो बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा इनकी जान ले ली गई। ये जो भी खालिस्तानी लोग हैं ये किसी के अपने नहीं हैं, ये केवल और केवल अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, जो अपने गाने में पंजाब को अलग करके दिखाते हैं। क्योंकि अगर सभी लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो हमें भगत सिंह और सरदार उधम सिंह जैसे लोग नहीं मिल पाते। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आज इस वीडियो में हम खालिस्तान के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी पता करेंगे कि किस तरह से खालिस्तानियों की वजह से 22,000 लोगों की जान चली गई। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखे बगैर आप खालिस्तान की पूरी सच्चाई को नहीं जान सकते। खालिस्तान के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि खालिस्तान का मतलब क्या होता है। खालिस्तान का मतलब होता है खालसा की भूमि, मतलब कि जहाँ पे केवल और केवल सिख हो और उनके सिवा और कोई ना हो। और ये बात भी सिखों द्वारा ही लाई गई थी। सिख एक ऐसे राज्य की मांग कर रहे थे जहाँ पे केवल और केवल उनका ही राज्य हो। मांग करने के साथ साथ सिख केवल पंजाब को ही नहीं बल्कि आसपास के और भी राज्यों को अपने में जोड़ रहे थे और ऐसा करके दिखा रहे थे कि ये सब खालिस्तान का राज्य है। खालिस्तान वाली बात अब से ही नहीं बल्कि आज़ादी के पहले ही हो रही थी। 1930 ईस्वी में पंजाबियों ने इसकी बात को कहा था कि हमारा एक खुद का राज्य होना चाहिए, लेकिन 1940 ईस्वी में इसको बढ़ावा दिया जाने लगा। और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो कुछ अलगाववादी नेता ने इसकी पगडंडी को संभाला। जगजीत सिंह चौहान एक अलगाववादी नेता थे और वो सिखों को भड़का रहे थे कि आप भी खालिस्तान की मांग करो, और ज़्यादातर लोग खालिस्तान की मांग कर रहे थे। जगजीत सिंह चौहान ने एक बयान में ये बात कही थी कि पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमसे ये बात कही है कि वो हमारा पूरा समर्थन करेंगे, मतलब कि खालिस्तान को बढ़ावा देंगे। और ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ और भी इंडिया की कई ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही थी। पाकिस्तान ऐसा कह रहा था कि आप लड़ाइयाँ करो, हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। पाकिस्तान ने खालिस्तानियों को गन देना शुरू किया। अब मेन बात यह है कि ये खालिस्तानी इन गन का मिसयूज कैसे किया करते थे। तो जब पाकिस्तान इनको गन दिया करते थे तो ये खालिस्तानी उन हिंदुओं को मारा करते थे जो पंजाब में रहा करते थे। अब ऐसा नहीं है कि सभी सिख खालिस्तान की मांग करते हैं, जो सिख खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे थे उन लोगों को भी मारा जा रहा था कि ये लोग खालिस्तान की सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान इन लोगों की मदद करके क्या फ़ायदा पाता। पाकिस्तान के इसमें दो फायदे हो रहे थे, एक भारत का टुकड़ा हो रहा था और दूसरा पाकिस्तान के पास एक राज्य आ जाता। मतलब कि जब लड़ाई होता, खालिस्तान बनता, तो पाकिस्तान खालिस्तान को अपने में समा लेता और पाकिस्तान का बढ़ावा हो जाता। ये अलगाववादी लोग जितने भी लोगों को मारा करते थे ये सभी को मार करके जाके गोल्डन टेम्पल में छिप जाते थे। और इन अलगाववादियों द्वारा जितने भी कांड किए जाते थे उन सभी कांड को इंदिरा गांधी के पास भेजा जाता था कि आइए हम लोगों को बचाइए इन अलगाववादियों से। लेकिन इंदिरा गांधी कोई सख्ती से नियम पालन नहीं करती थी, क्योंकि वो डरती थी कि अगर इन अलगाववादियों को गोल्डन टेम्पल में मारा गया तो जितने भी सिख लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल पे किसी को मारा नहीं जाता है। आपको ये भी मालूम है कि हमारे देश में कोई किसी भी धर्म का हो वो दूसरों का आदर करता है। बिल्कुल करता है। जैसे गुरुद्वारों में बहुत से हिंदू जाते हैं, मुस्लिम्स के दरगाह में भी हिंदू जाते हैं, मुस्लिम्स हिंदू मंदिरों में भी अक्सर जाते हैं। तो इस काफ़ी इन चीज़ों में यहाँ पे एक उदारता सी है। और ये खालिस्तानी लोग इसी बात का फायदा उठा रहे थे। जरनैल सिंह भिंडरावाले एक ऐसा अलगाववादी नेता था जो और भी अलगाववादियों को अपने पास शरण दे रहा था, लोगों को बुलाया करता था और मीटिंग करता था कि आइए खालिस्तान को बढ़ावा किया जाए। जब इंदिरा गांधी कोई सख्ती से नियम पालन नहीं करती थी तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता था, और ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से 3 जून 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल में अपनी इंडियन आर्मी के साथ साथ सिख आर्मी को भी भेजा कि जाएं उन मामले को वो सुलझा करके आएँ। जब इंदिरा गांधी की आर्मी गोल्डन टेम्पल पहुंची तो उन्होंने गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से घेर लिया और शाम के 7 बजे के टाइम लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने ये बात कही कि हमारी लड़ाई सिखों से नहीं है, हमारी लड़ाई तो उन अलगाववादियों से है जो हमारे भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं, हम अलगाववादी नहीं हैं, तो वो बाहर आ जाए, हम उसको छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन इस बात को कहते ही अंदर से गोलियां चलना शुरू हो गई और तब इंदिरा गांधी का ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू हुआ, जिसमें उन अलगाववादियों को जान से मार दिया गया। और देखा जाए तो भिंडरावाले के साथ साथ
उसके आधे साथी मारे गए थे, लेकिन आधे भागने में सफल हो गए थे। और जो आधे लोग भागे थे वो अलगाववादी सिखों को जाके ये भड़काते थे कि देखिए किस तरह से हमें जान से मारा जा रहा है। अब मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। इंदिरा गांधी और भी चीजों को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में ये भागे हुए अलगाववादी सिखों को भड़का रहे थे। एक आंकड़े से ये पता चलता है कि 1944 ईस्वी में 1 जनवरी से लेकर 3 जून तक 775 हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें 298 लोग मारे गए। मैं एक बार फिर कहूँगा, इसमें केवल और केवल हिंदू नहीं थे, हिंदू के साथ साथ सिख भी शामिल थे जिनको मारा जाता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की लड़ाई के बाद गोल्डन टेम्पल का हाल बुरा हो गया था और सिखों के अंदर गलत भावनाएं उत्पन्न हो गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लगभग 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी किसी मीटिंग के लिए जा रही थी, लेकिन उनके ही 2 बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा इनकी जान ले ली गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके ही 2 बॉडीगार्ड इनको क्यों मारेंगे। तो मैंने बताया ना, इंदिरा गांधी इसी बात से ही डरती थी कि अगर गोल्डन टेम्पल में लड़ाइयाँ हुई तो सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी के डेथ के बाद इनका भी बहुत बुरा हाल हुआ। जो लोग भी इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे उन लोगों ने इनके परिवार को मारना शुरू किया और इनके परिवार के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा। पंजाब में लड़ाइयाँ छिड़ गई थी क्योंकि खालिस्तानियों ने और भी सिखों को भड़काया भी तो था। इंदिरा गांधी के मरने के बाद कुछ महीने में उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे। जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो उन्होंने इस बात को संभालने की कोशिश की कि खालिस्तानी लोग अपना बढ़ावा ना करें, क्योंकि खालिस्तान बढ़ने से हमारे भारत में और भी लड़ाइयाँ छिड़ सकती थी। कई जगह राजीव गांधी ने उन खालिस्तानियों को पकड़ा तो कई जगह जनता ने इन लोगों को भगाया, क्योंकि खालिस्तानी जहाँ पे लड़ाइयाँ कर रहे थे वहाँ पे सब कुछ बर्बाद कर दे रहे थे और ऐसे करके लोगों के पास कुछ खाने को नहीं बचता था। तो आम जनता ने भी इसमें एक अहम योगदान दिया। राजीव गांधी ने इस बात को स्वीकार किया कि अब से जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें हमारे 700 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। और अगर ये आंकड़ा आपको कम लगता है तो चलिए और भी आंकड़ों को देखते हैं। एक बाहरी आंकड़े के अनुसार ये पता चलता है कि 1970 से लेकर 1990 के बीच में 22,000 लोग मारे गए। मैं फिर से दोहराऊंगा, इसमें हिंदू ही नहीं थे, इसमें सिख भी शामिल थे। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं एक ही बात क्यों कह रहा हूँ कि सिख भी शामिल थे, सिख भी शामिल थे। तो मैं इस बात से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भी खालिस्तानी लोग हैं ये किसी के अपने नहीं हैं। ये केवल और केवल अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई सिख इनका समर्थन नहीं करता है तो उन्हें भी ये जान से मार देते हैं। बस यहीं तक थी खालिस्तान की पूरी कहानी। लेकिन इसके बाद भी अभी मामला शांत नहीं हुआ। ये खालिस्तानी लोग अब कनाडा भाग चुके हैं। अब वहाँ से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इंडिया में जितने भी पंजाबी लोग हैं, जितने भी सिख लोग हैं, उन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन खालिस्तानियों ने लंदन की कमिश्नरी से हमारे भारत का झंडा उतार दिया था, लेकिन हमारे भारतीय भी कुछ कम नहीं है, उसकी जगह बहुत बड़ा झंडा लगा दिया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि वो हमारे भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, हमारे झंडे को ऐसे नीचे निकाल के फेंक रहे हैं। और आपने भी ऐसे कई मामले देखे होंगे जो पंजाब से आए होंगे, जिसमें कुछ खालिस्तानी लोग अपने भारत के झंडे उतारते हुए दिखाई दिए होंगे। अभी भी कई ऐसे पंजाबी सिंगर हैं जो अपने गाने में पंजाब को अलग करके दिखाते हैं। ये बात कहाँ से सीखे होंगे वो लोग? अपने पूर्वज और अपने माता पिता से ही तो सीखे होंगे। अभी हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था कि जितने भी पंजाबी लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भारत के चंद्रयान 3 के सफल होने पे कोई खुशी जाहिर नहीं की थी। मैं एक बात भी ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सभी सिख लोग अलगाववादी नहीं होते हैं, सभी सिख खालिस्तानी नहीं होते हैं। क्योंकि अगर सभी लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो हमें भगत सिंह और सरदार उधम सिंह जैसे लोग नहीं मिल पाते। इतिहास में ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है, जिन्होंने खालिस्तान को छोड़ के हमारे भारत की तरफ ध्यान दिया है। और उन्हीं लोगों के योगदान की वजह से हमारे भारत के सिख आज शान से चलते हैं। भले ही खालिस्तान अपने चरम सीमा पे हो, लेकिन फिर भी हम लोग अपने पंजाबी भाइयों पे विश्वास करते हैं कि वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी ऐसे कई मामले हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अगर उन बातों को कवर किया जाता तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो कमेंट में कुछ हिंट दे कि हाँ, मैं इस वीडियो को पूरा वॉच किया हूँ। अगर खालिस्तान की ये कहानी आपको पसंद आई तो बगल में एक वीडियो शो हो रही है जिसमें मैंने सहारा कंपनी के बारे में बात किया है कि कैसे सहारा कंपनी ने 24,000 करोड़ का घोटाला कर दिया और ये 24,000 करोड़ गए कहाँ। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपका धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।